नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित, चुनाव अधिकारी ने की घोषणा। नामांकन के अंतिम दिन नहीं भरा किसी ने नामांकन। कैबिनेट संघ उत्तराखंड के सीएम ने रामलला के किए दर्शन, एयरपोर्ट पर फूल बरसा कर स्वागत। धामी बोले, प्रभु सभी पर करे कृपा, देश का विकास हो। कांग्रेस ने कसा तंज। एक से 3 मार्च तक राजभवन में होगा बसंतोत्सव। विभिन्न प्रजाति के फूलों की लगेगी प्रदर्शनी। 3 दिन आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा राजभवन। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा। 22 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी अलका लांबा। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लोकसभा की होगी चर्चा। और उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। अल्मोड़ा में दिन में तेज धूप और रात्रि को पड़ रही सर्दी। पिथौरागढ़ के ओम पर्वत, पार्वती कुंड, गुंजी, नाभी डांग, हिमनगरी, मुनस्यारी में फिर से हुई बर्फबारी। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सदस्य के लिए 15 फरवरी को 4 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था, लेकिन महेंद्र भट्ट के अलावा किसी भी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं किया। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने महेंद्र भट्ट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। वहीं राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड की जनता का आभार जताया। जहाँ तक निर्विरोध का विषय है तो मुख्य विपक्षी दल ने भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, मैं उनका भी आज धन्यवाद करता हूँ। और जिस कार्य के लिए मुझे मेरे नेतृत्व ने योग्य समझा, उस कार्य को मैं सही प्रकार कर सकूं, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मुझे वो शक्ति प्रदान करे। सीमावर्ती क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आज पूरे जनपद चमोली सहित पिथौरागढ़ में कहता हूँ दूर दराज के क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में हर्ष है, जनता में भी हर्ष है। मैं प्रयास करूंगा कि जो अपेक्षाएं सबकी मेरे से हैं उन अपेक्षाओं में खड़ा उतर सकूं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे। रामलला का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अयोध्या एयरपोर्ट पर कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से सीएम का स्वागत किया, फूल बरसाए और तिलक किया। सीएम धामी ने कहा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रामलला अपने स्थान पर फिर से 500 सालों के बाद विराजे हैं। आज हम रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। प्रभु सभी पर कृपा करे और यही कामना करते हैं कि प्रदेश और देश का विकास हो। ये पल हम लोगों के लिए बहुत ही भगवान की कृपा से मिले हुए पल हैं और बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आज और मेरे सभी हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी लोग आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बहुत भावुक है कि यहाँ भगवान रामलला 500 वर्षों के बाद फिर से अपने जन्म स्थान पर विराजित हो रहे हैं। हर एक सनातनी भगवान राम की कृपा से उनकी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अयोध्या दौरे पर तंज कसा। उन्होंने ईश्वर से राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य के विकास पर ध्यान देने की सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। करण माहरा ने प्रदेश के इष्ट देवी देवताओं पर भी ध्यान देने की मुख्यमंत्री से अपील की है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन किए, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसा। धन्यवाद देता हूं वो गए और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद भी दें। उनको सद्बुद्धि इस बात की दें कि वो उत्तराखंड के विकास पे ध्यान दें, उत्तराखंड के हित पे ध्यान दें और जो गांव घरों के हमारे मंदिर हैं, देवी के थान हैं, हमारे इष्ट देवी इष्ट देवता के जो घर हैं, उनकी सुध भी सरकार ले तो बहुत अच्छा होगा।
लालकोर रेलवे स्टेशन से अमृतसर जंक्शन के लिए ट्रेन संचालन को रेल मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। सीएम धामी ने इस हेतु पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट करते हुए इस रेल के चलने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। सीएम धामी ने पिछले 2 दिसंबर 2023 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर काठगोदाम से अमृतसर के मध्य रेल सेवा के संचालन का अनुरोध किया था। हर साल राजभवन में आयोजित किए जाने वाले बसंतोत्सव की आज तिथि घोषित कर दी गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। बता दें कि आगामी 1 मार्च से 3 मार्च तक बसंतोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। कृषकों में पुष्प उत्पादन के प्रति रुचि बढ़े, इसीलिए हर साल ये उत्सव मनाया जाता है। इस बार भी 35 विभाग बसंत उत्सव के इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियां लगाएंगे, जिसमें थूनर पुष्प मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो वहीं हर दिन संध्या के समय 1 घंटे के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उद्यान सचिव ने कहा कि बसंत उत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है और इस बार भी इसमें कई तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मैं कहूंगा कि पूरे भारत में 10-15 दिन पहले आते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रभु जो हमारे पुष्प हैं उनको अलग से एक वरदान देते हैं। हमारे पास में वर्तमान में 669 हेक्टेयर्स पुष्प उत्पादन किया जाता है। ये पहले से काफी वृद्धि हुई है। यहां पर लूज फ्लावर्स 2347 मैट्रिक टन्स, यहां पर जो स्पाइक और कट फ्लावर है उनका उत्पादन 6.07 करोड़। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा वरदान है और इससे जो व्यवसाय निकलना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और जितने भी स्टेट्स हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज, वी शुड बी एबल टू कवर विद दिस। 1 मार्च से 3 मार्च तक 3 दिन के लिए बसंत उत्सव 2024 का आयोजन राजभवन में किया जा रहा है। आज कर्टन रेजर सेरेमनी थी। माननीय श्री राज्यपाल महोदय ने इसका शुभारंभ किया है और हमारी विभाग की तैयारियां पूरी हैं। हमारा प्रयास रहेगा, पिछली बार 2.5 लाख लोग आए थे, इस बार उससे अधिक लोग आए और बहुत सारे तरह की प्रतियोगिताएं, बहुत सारे तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। तो मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अधिकाधिक संख्या में यहाँ आवें, इसका लाभ उठाएं, पौधों को देखें, उसको सुंदरता को देखें। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा 22 फरवरी को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी 22 फरवरी को देहरादून आ रही है। 9:20 की उनकी सुबह फ्लाइट है। 11 बजे वो प्रेस को संबोधित करेंगे सबसे पहले। 12 बजे हमारा एक नारी न्याय सम्मेलन है जिसमें महिलाओं के बहुत से इशू पे वो बात करेंगी और 3 बजे के आसपास हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बहनें हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे अलग से मिलना चाह रही हैं। तो वो एक बैठक है, उसका तो शाम को उनकी वापसी है। तो मतलब पूरा महिला सम्मेलन है और ये पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अलका लांबा जी के कहने पर नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे प्रदेश में भी चल रहे हैं। उसी कड़ी में वो देहरादून की नारी न्याय सम्मेलन। रामनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। वहीं बीजेपी नगर मंडल की ओर से लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में 2024 लोकसभा चुनाव पर फोकस करने को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भाजपा जिला मंत्री योगेश रजवाड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी भी दी। आज कार्यशाला में मुख्य रूप से जो हमारे इस नगर मंडल पूरे जिले में जो लाभार्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकारें, जो डबल इंजन की हमारी सरकारें हैं, मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र और राज्य सरकारें इस वक्त बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। जन जन तक लगातार जन समस्याओं का निराकरण हो रहा है और विभिन्न सरकार की जो लाभान्वित योजनाएं हैं, लाभार्थ हुए हैं लोग,
उन लाभार्थियों तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मंडल स्तर पर करेगा। इस कार्यक्रम की आज कार्यशाला के बाद 1 मार्च से कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरे मंडल में, विधानसभा क्षेत्र रामनगर में सुचारू रूप से चलाया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी तक हमारा भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केंद्र से लेकर बूथ तक का कार्यकर्ता पहुंचेगा, चाहे मंडल में निवास करने वाले प्रदेश कार्यकर्ता हो, जिला कार्यकर्ता हो, जिला पदाधिकारी हो, प्रदेश पदाधिकारी हो, मंडल की टीम के पदाधिकारी हो, सब लोग प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचेंगे। उस रामनगर नगर मंडल पौड़ी लोकसभा जिला नैनीताल आज के बैठने वाली रामलीला में जो है लाभार्थी संपर्क अभियान की 4 साल संपन्न हुई है। इसमें हमारे मुख्य वक्ता योगेश सरकार जी जो गृह मंत्री हैं वास्तव में और माननीय विधायक मंत्री जी की उपस्थिति में आज ये यात्रा संपन्न हुई है और उन्होंने हमें मुख्य वक्ता जी ने निर्देश दिए हैं कि हर लाभार्थी, जितने भी लाभार्थी हैं उनको संपर्क करना है हम लोगों ने और उसके बाद सबसे 1 तारीख से जाना है। तो रामनगर नगर में जितने भी लाभार्थी हैं इस योजना का उन्होंने लाभ लिया उसकी एक लिस्ट लेकर हम आए हैं। नगर कॉर्बेट नगरी रामनगर में सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत ने अपने समर्थकों के साथ ढेला झिरना गेट पर 1 दिवसीय धरना दिया। सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाघ के आतंक और कॉर्बेट पार्क प्रशासन के टाइगर को पकड़ पाने की विफलता को लेकर 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया, जिसमें बाघ के हमले में मृत कला देवी के परिवारों को उचित मुआवजा और बाघ को शीघ्र पकड़े जाने की मांग की। पार्क निदेशक धीरज पांड्या ने धरना स्थल पर पहुंचकर आश्वस्त सहकारी सेवा और विधि मान्यकरण अधिनियम लागू होने के बाद लोनीवी और सिंचाई विभाग के रिटायर्ड वर्क चार्ज कर्मचारियों के सामने पेंशन का संकट खड़ा हो गया है। उत्तरकाशी में कर्मचारियों ने लोनीवी बड़कोट कार्यालय के बाहर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। तीनों मांगों के निस्तारण की मांग की, साथ ही समाधान न निकलने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमान याचिका दायर करने की चेतावनी दी। हमारे कर्मचारियों के साथ उत्तराखंड शासन ने 2019 में निर्णय जो लिया था वो पेंशन देने के लिए कहा था। उसके बाद 2023 में 8 मई 2023 को उत्तराखंड शासन ने विधि मान्यकरण अधिनियम लागू किया था, जिससे हम लोग पेंशन से वंचित हो गए। वर्क चार्ज कर्मियों का धरना पूर्व में इन्होंने संबोधित किया था कि आज 1 दिवसीय सांकेतिक धरना करेंगे। इस संबंध में अवगत कराना है कि इनके द्वारा जो सांकेतिक हड़ताल की जा रही है या धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत वर्क चार्ज को नियमित पे प्रदान किया जाना था, किंतु सरकार द्वारा 2022 में एक अधिनियम निकालने के पश्चात इनकी नियमितीकरण पर रोक लगा दी गई है, जिसके क्रम में हमारे वर्क चार्ज कर्मियों या जो कि गैंग है उनके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देहरादून के कांजी हाउस में मृत और बीमार पशुओं का वीडियो वायरल होने पर पशुपालन विभाग और नगर निगम लगातार उसके रखरखाव के लिए सख्त कदम उठा रहा है और इस बात को लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी ने कहा कि सरकार अब प्रति जानवर के लिए 80 रुपए प्रतिदिन उनके भरण पोषण के लिए दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग ने अब फिर से दोबारा नगर निगम को कांजी हाउस का जिम्मा दे दिया है और वो चाहे तो पूर्व के एनजीओ को छोड़कर किसी अन्य एनजीओ को कांजी हाउस की जिम्मेदारी दे सकती है। नगर पालिका ही देखती थी, बीच में सरकार का ये हुआ कि किसी एनजीओ को उसको दे दें, एनजीओ उसके रखरखाव करेगा, तो उसको एनजीओ को दिया गया था। तो बीच में जब शिकायत हुई तो हम लोगों ने उसकी जांच की, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम भी गई थी, तो उन्होंने पाया कि उसका रखरखाव वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो दोबारा से हमारा रिकमेंडेशन ये था कि फिर से नगर निगम इसको देखे, ताकि जो गाय है उनका रखरखाव ठीक हो सके, उनका भरण पोषण ठीक हो सके, क्योंकि अब सरकार इसमें 80 रुपया प्रति जानवर प्रतिदिन के हिसाब से भरण पोषण का दे रही है, तो इसमें उसका रखरखाव ठीक होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने फिर से नगर पालिका को दे दिया है और नगर पालिका यदि चाहती है तो उसको दोबारा से किसी और दूसरी संस्था को दे सकते हैं, उस एनजीओ को छोड़कर। उसको तो हमने अभी उस संस्था को देना बंद कर दिया है, उसमें हमने लिख दिया है कि संस्था को ना दिया जाए। तो हम किसी संस्था को दूसरे को यदि कोई देना चाहे तो उसमें जो नियम है वो कि 3 साल तक उसको काम का अनुभव होना चाहिए।
तो जो ऐसी संस्था कोई आगे आएगी और करना चाहेगी तो उसको हम दे सकते हैं, लेकिन अगर वो संस्था भी ठीक काम नहीं करेगी तो उसको भी हटा के फिर किसी तीसरी संस्था को भी दे सकते हैं। अगली खबर की ओर, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की अगर बात करें तो पिछले साल करीब 1600 से ज्यादा दुर्घटनाएं प्रदेश में देखने को मिली। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। जानकारी देते हुए आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि आरटीओ विभाग की हमेशा कोशिश रहती है कि प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और इसके लिए आरटीओ विभाग लगातार समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाता है। दरअसल परिवहन विभाग का तो हमेशा फोकस रहता है कि रोड सेफ्टी, दुर्घटनाएं कम से कम हो, दुर्घटनाओं में नुकसान कम से कम हो। इसके लिए दो तरीके से हम लोग काम करते हैं। एक तो सबसे पहला होता है कि हम लोग इन्फोर्समेंट करते हैं कि अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है, हेलमेट नहीं पहनता है, सीट बेल्ट नहीं पहन रहा है, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, शराब पी के वाहन चला रहा है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इन्फोर्समेंट करते हैं, गाड़ी का चालान करते हैं, गाड़ी सीज भी करते हैं। दूसरा पार्ट है कि हम लोग रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं, नियम के बारे में बताते हैं, कैसे ड्राइविंग करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। और जहां तक मैं बताना चाहूंगा कि अभी 2023 के आंकड़े आए हमारे यहाँ, लगभग 1650 के आसपास दुर्घटनाएं हुई हैं पूरे उत्तराखंड में, और इसमें 1000 के आसपास लोगों की जान भी गई है। तो बड़ा ये मतलब गंभीर इशू है हमारे विभाग के लिए, और हमारा विभाग इसमें लगा हुआ है कि कैसे दुर्घटनाओं को हम लोग कम कर सकते हैं। अल्मोड़ा के विकासखंड ताकुला में वन पंचायत के लिए पृथक अधिनियम बनाने सहित कई मुद्दों से जुड़े संगठनों व्यक्तियों को विश्वास में लिए जाने की मांग की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि लठ पंचायत व्यवस्था से लेकर देव वन तक वन प्रबंधन के गौरवशाली इतिहास को संजोई वन पंचायतें संकट के दौर से गुजर रही है। सामुदायिक वन प्रबंधन की भावना निरंतर कमजोर हो रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वन पंचायतें पिछले 9 दशकों से पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रयासरत है। काशीपुर पुलिस ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए एक व्यक्ति से करीब 7 लाख रुपए की 53 ग्राम स्मैक बरामद करने में सफलता हासिल की। घटना का खुलासा करते हुए कोतवाली परिसर में सीओ अनुष्का बडौला ने बताया कि काली बस्ती हजरत नगर काशीपुर निवासी नदीम उर्फ बीड़ी काफी लंबे समय से पुलिस की आंख में धूल झोंकते हुए नशे का कारोबार करता चला रहा था, और यहाँ ये भी बताया कि वो स्मैक फतेहगंज बरेली उत्तर प्रदेश से लाकर काशीपुर में सप्लाई किया करता था। नदीम के ऊपर लगभग 8 मुकदमे पहले से चल रहे हैं। पुलिस फिलहाल इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस काफ़ी चौकन्ना है। हम हर चौक चौराहे और बैरियर्स पे चेकिंग कर रहे हैं लगातार, तो निरंतर चेकिंग में हमें रोज़ कुछ ना कुछ उपलब्धि मिल रही है। इस बार भी कल दिनांक 19 को चौकी क्षेत्र अंतर्गत हमारे अभियुक्त एक नदीम करके है, उसको बीड़ी भी बुलाया जाता है, इसके पास से 53 ग्राम स्मैक मिली है। इसके ऊपर ऑलरेडी 7 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें शस्त्र अधिनियम के भी मुकदमे हैं और एनडीपीएस के भी मुकदमे हैं। तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए काशीपुर पुलिस द्वारा इसे अभी काशीपुर कोतवाली के मालखाने से 12,48,000 रुपए चोरी हो गए। जांच के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मामला दर्ज करवाया। आपको बता दें कि काशीपुर सीओ अनुषा बडोला ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया। देखिए, एक माल यहाँ पे दाखिल था माल खाने में, तो कुछ समय पहले ये ज्ञात हुआ कि वो जो माल था वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इस समय, तो इस पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि किसके रहते हुए ये माल गायब हुआ था या किसके द्वारा हुआ था, वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कितने रुपए की नकदी जो है 12 लाख के करीब उसमें अमाउंट था। डोईवाला की लाल तप्पड़ पुलिस को उस वक्त 2 नशा तस्कर पकड़ने में सफलता मिली जब हरिद्वार की ओर से आ रहे 2 बाइक सवार युवकों ने नशे की हालत में एक बाइक सवार दंपति के पीछे से गाड़ी में टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों द्वारा जब उन 2 युवकों को पकड़ा गया तो वो नशे की हालत में थे। इसके साथ ही उनके पास नशे का सामान भी बरामद हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और पुलिस चौकी लाकर उनसे पूछताछ में जुट गई। और श्री प्रकाश जोशी जी।
हल्द्वानी पहुंचे गदरपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हाल ही में हल्द्वानी में हुए हिंसा पर बड़ा बयान दिया और कहा कि देवभूमि में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। जो दंगा करेगा सीधे ऊपर जाएगा। हल्द्वानी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद पांडे ने कहा कि हिंसा और दंगे की जनक कांग्रेस रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और देवभूमि की जो हिंसा और दंगा हुआ है, इन दंगाइयों के लिए उत्तराखंड में कोई और जगह नहीं है और जो दंगा करेगा वो सीधा ऊपर जाएगा, उसे नीचे रहने का अधिकार नहीं है। ये सारी देन तो देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने जो भी नियम कानून बनाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस भाव के साथ जो भी बात मोदी जी बोलते हैं, 130 करोड़ देशवासियों, 140 करोड़ मेरे देशवासियों, और इनके लिए काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया? हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, हर जाति को, धर्म को बांट के उन्होंने काम किया। मोदी जी आज भी बोलते हैं कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, दूसरे व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, तो वह परिवार कभी चलता नहीं है। इस नाते मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास के साथ काम किया और कांग्रेस पार्टी ने वोटों के तुष्टीकरण के लिए काम किया। इसी नाते आज तक देश के अंदर दंगों के अलावा मंगलवार को राजभवन में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर दोनों राज्यों के उत्तराखंड में रह रहे छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उपस्थित सभी लोगों को पूरे प्रदेश की ओर से स्थापना दिवस की बधाई दी। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के छात्र छात्राओं ने सुंदर गीतों की प्रस्तुतियां दी। राज्यपाल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अनूठी पहल पर हमारे राज्य विविध राज्यों की परस्पर परंपराओं, प्रथाओं, संस्कृति और ज्ञान के समझ को बढ़ाते हुए देश की एकता और अखंडता को मजबूत करती है। लोहाघाट के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीमार होने के सिलसिले का नाम नहीं रुक रहा। मंगलवार को अभिभावकों ने बताया कि पिछले हफ्ते 27 बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए, जिन्हें पेट दर्द, उल्टी दस्त की शिकायत थी, जिनका उपचार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विद्यालय में आकर किया गया। वहीं अभिभावकों ने बताया कि सोमवार को भी 4 बच्चों की तबीयत खराब हुई तो मंगलवार को 2 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें अभिभावक अपने साथ लेकर उपचार कराने लेकर गए। पड़ोस से लेकर संयुक्त ग्राम सभा है, जहाँ छमनिया में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, राजीव नवोदय स्कूल में। मैं खुद अपने आंखों से देख के आ गया। पानी की स्थिति तो बहुत ही खराब है। पानी तो सबसे बड़ा गंदा है। और दूसरी चीज, हो सकता है खाने में कुछ और भी हो, हिसाब किताब, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ खाने का क्या है, लेकिन पानी सबसे गंदा है। और बच्चे आज हमारे एक नहीं, 2 नहीं, एक दिन 25 निकले हैं और कल 4, आज 2 मेरे सामने में गए हैं 2 बच्चे। और मैं ये चाहता हूँ शासन प्रशासन से आप जाके जांच करें और बच्चों की देखभाल करें। जो आरोप है दूषित पेयजल का, तो हमारे यहाँ विद्यालय में आरओ की व्यवस्थाएं हैं, जो भोजन के लिए इसमें बच्चों को हमारे यहाँ पूर्वजन को निर्देश दिए गए हैं कि आप पानी की बोतल का लेकर आप उन्हीं आरओ का प्रयोग करेंगे, वो आरओ के पानी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे बच्चे जो है आरओ के पानी का ही पीने का प्रयोग करते हैं। और पूरी तरह से मेरा इंस्ट्रक्शन हमारे जो मेस कर्मियों को है, मेस में जो खाना बनाने के लिए, उनसे भी मैं कह रखा हूँ और उनके कड़ा निर्देश भी दे रखा हूँ। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।